क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अराउंड 20 to 25 questions in section A, and most of the topics are in quantitative aptitude are, if you think, that is simple interest, compound interest, then time, speed, and distance, then problems on train, problems on boat and stream, then again time and work, pipe and cistern, profit and loss. These kind of topics you can expect the questions from these kind of topics, and most of the time you will means expect 20 to 25 questions from quantitative aptitude. Okay, so let's move to the first topic, that is simple interest and compound interest. So basically हम हमें पता होता है कि हम जब लोन लेते हैं किसी बैंक से या फिर किसी व्यक्ति से, तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना होता है. सो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जो हमने लोन लिया है, फॉर एग्जांपल हमने एक बैंक से 1,000 रुपीज लोन लिया है और बैंक ने हमें बोला है कि विल हैव द 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट. सो आफ्टर द 1 year, हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पे? 1,000 plus the interest amount. So on 1,000 we'll have the interest 100 rupees if the rate of interest is 10, right? So simple interest is basically just means उस पर जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट उसके ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जब आता है तो क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के लिए तो दोनों के लिए जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो सेम ही रहेगा, लेकिन सेकेंड ईयर में वो इंटरेस्ट अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा हो जाता है. कैसे ज़्यादा हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ. पहली बात तो जो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है उसमें हम कैलकुलेट जब करते हैं सेकेंड ईयर, मतलब फर्स्ट एक ईयर के बाद सेकेंड ईयर के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट रहेगा उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज दैट वी हैव टू यूज in while calculating the simple interest and compound interest. So principal is the means P is the amount that we have taken as a loan, R is the rate of interest, T is the time for which we are going to borrow that loan, interest is the I, and A is the amount. And so amount is nothing but that interest plus principal amount. Total amount is interest plus principal. So the simple interest is nothing but principal. The formula for the simple interest is principal amount into rate of interest into time divided by 100. Okay. Now for calculating the compound interest, the formula is first we need to calculate the amount. As we know, amount is nothing but principal amount plus interest. So amount is equal to P into bracket 1 plus rate of interest divided by 100 raised to T, and T is nothing but the time. Okay, and the CI is, that is compound interest, is equal to amount minus principal amount. Okay, so let's see the second slide. Yeah, I have basically created two tables over here, and means यहाँ पर एक ट्रिक यूज किया है कि अगर आपको बताया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ आपको कैलकुलेट करने हैं और उनका डिफरेंस मतलब आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है. अगर 10% हमने उन्होंने दिया गया हो, बताया होगा कि मतलब सम में आपको बताया होगा कि the rate of interest for the simple interest and compound interest is same, that is 10% for the first, second and third year. So फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 10% रहेगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी रहेगा वो 10% रहेगा, और उस जो डिफरेंस रहेगा वो 0% रहेगा, क्योंकि वो हम ईयर वाइज ही कैलकुलेट कर रहे हैं. इन दैट केस जो सेकेंड केस है वहां पर जो फर्स्ट 2 years का जो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वो एडिशन रहेगा 10% प्लस 10%, दैट इज 20%. ओके, एंड फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट इट इज 10% अगेन 10%, दैट इज 20% एंड 1%. सो 1% कैसे आया? जो फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 100 रुपीज एज अ लोन. तो ठीक है, तो 100 रुपीज पर जो फर्स्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा? 10% से कैलकुलेट करेंगे तो
10 रुपए लगेगा। तो 10 रुपए के ऊपर अगर हम 10% से कैलकुलेट करेंगे तो उसका अमाउंट आ जाएगा 1 रुपीज, 1 रुपीज इंटरेस्ट आएगा। सो यहाँ पर 21% आएगा एंड द डिफरेंस इज 1%. I hope you are able to understand this. Okay. Now in the third year, the total percentage of interest in simple interest is 30%. It is a plain basic interest, 10 plus 10 plus 10, 30. And in the compound interest, we have the 10 plus 10 plus 10, that is 30%. For the first year, we have the 10%, that will be means that is 1%. And second year में हमें 21% एक्स्ट्रा, मतलब 21% जो ये है इंटरेस्ट है उसके ऊपर 10% लगेगा, दैट इज 2.1%. सो द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 3.1% फॉर द थर्ड ईयर. Let's see the second example with 20%. Okay, so just a second. Yeah. So for the first year it is 20% for the simple interest and compound interest, so difference is 0. For the second year it is 20 plus 20. For the simple interest it is 40%. Now for the compound interest it is 40% plus जो फर्स्ट साल का 20% रहेगा उसको भी हम 20% से लेंगे, तो 20% ऑफ 20 इज 4, राइट. सो 44% आ जाएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा 4%. एंड थर्ड ईयर में जो रहेगा वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 60%, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 60%. देन फर्स्ट ईयर का 4%, दैट इज 20% ऑफ 20 is 4, and 44% का 20%, that is 8.8. So it will sum to 70.8, and the difference is 12.8%. I hope you guys are able to understand this. Now let's see a simple example on simple interest. Yeah. Okay, so over here let's read the question first. A sum of rupees 12,500 amounts to 15,500 in 4 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest? हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो अमाउंट है वो 15,500 बन गया है, 4 साल लगे उसको बनने में, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 12,500 है. So let me share the just second notepad over here. Okay. So over here we have given the amount which is equal to 15,500 and the principal amount which is equal to 12,500. And as we know, the simple interest or interest, we can say that SI is equal to amount minus principal. 15,500 minus 12,500, which is equal to 3,000. So right now we have got the simple interest. Now, as we know, simple interest is equal to so simple interest, just a second. Simple interest is equal to P into R into T divided by 100. As we have given the, we need to calculate the rate. So R is equal to simple interest into 100 divided by P and T, which is equal to, we have 3,000 into 100 and principal amount is 12,500 into 4. 4 is the number of years. So we'll divide 100 means by 25, that is
just second. This is 4, 25 से डिवाइड किया उसको, और इसको भी हमने 25 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 500, and this 4 gets cancelled with this 4, and this 0 get cancelled with above 0. Okay, so we'll get the R equal to 30 divided by 5, which is equal to 6%. I hope you are able to understand this question. Is it so? Yes, sir, I yes. think, yeah, okay. Thank you guys. और इसमें कुछ किसी को डाउट है तो बता दो आप. Let me clear the drawing and move to the presentation again. So the answer is 6%. I hope you are clear with this answer. Now the second question. If the simple interest on a sum of money for 2 years at 5% annum is 50, what is the compound interest on the same at the same rate and for the same time? तो ये क्वेश्चन एकदम से अच्छे से पढ़ो आप, समझ लो कि आपने हमें यहाँ पर क्या निकलना है. बेसिकली हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, दैट इज 50 रुपीज, and rate of interest is 5% per annum, and we have to calculate the compound interest on the same amount is same for here. So let's move to this question. Yeah, so over here we have given simple interest is equal to 50 rupees, right? We have again, and we have to calculate first the amount, that is principal amount. They have not given the principal amount, and the rate of interest is 5%, and the time is 2 years, right? So we know the simple interest is equal to P into R into T divided by 100. So हमें यहाँ पर निकालना क्या है, P निकालना है, राइट, प्रिंसिपल अमाउंट. सो पहले P निकालते हैं. P इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 हो जाएगा. लेट मी गिव द ब्रैकेट टू दिस सो दैट आपको समझ में आए, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम. सो वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमें 50 रुपए दिया है, 550 into your 100 and divided by rate of interest is 5, and the time is 2 years, which is again equal to how much, 50 into 100 divided by 10, which is equal to how much, ये 100 हम 100 को 10 से बांटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 50 इंटू 10 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 500 रुपीज. सो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 500 रुपीज आ गया, राइट. नाउ विल कैलकुलेट दी कंपाउंड इंटरेस्ट. व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? सो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय हमें पहले उसका अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन विल कैलकुलेट दी मीन्स या okay. So basically the total amount, okay, so amount is equal to, as we know, amount is equal to, we have principal plus into bracket 1 plus R, that is your rate of interest, divided by 100 raised to T, that is your time. So let's just annotate, let me annotate over here. ठीक है, तो amount is equal to, we have the principal is 500, sorry,
amount is equal to 500 into bracket 1 plus rate of interest is 5 divided by 100 raised to 2. Oh, just raised to 2. उसको हम इक्वल करेंगे तो 500, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं टाइप ही करता हूँ जस्ट सेकंड. Amount is equal to that is your 500 into bracket 1 plus your 5 divided by 100 and raised to 2, which is again is equal to amount is equal to 500 and यहाँ पर बेस हमें ये करना पड़ेगा, उसको इक्वल करना पड़ेगा, दैट इज 100 प्लस 5 राइट डिवाइडेड बाय 100 and raised to 2. That is amount is equal to 500 into the bracket 105 divided by 100 raised to 2 आ जाएगा, और अगेन 500 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे मतलब 5 से डिवाइड करेंगे 105 को एंड 100 को भी डिवाइड करेंगे 5 से, सो विल गेट 25 डिवाइडेड बाय 20 raised to 2, which is again equal to 500 into 21 divided by 20 into 21 divided by 20. ठीक है, राइट. सो यहाँ पर हम 20 को यहाँ से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, सो विल गेट अगेन अगर हम 20 और ये 50 को एलिमिनेट करेंगे दैट विल गेट 25 into 21, this and this again 21 divided by 20. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे अगेन विल गेट मीन्स जस्ट सेकंड इनटू यहाँ पर है 21 into 21, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको फिर से एलिमिनेट करेंगे, दैट इज 20 को 25 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 5 आ जाएगा वहाँ पर, 5 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय वो हियर दैट इज 4. तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 21? इट इज 441, राइट. सो 5 इंटू 441 टोटल डिवाइडेड बाय 5. सो अगर हम 441 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट इज द आंसर? इट इज 2205 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4. अगर हम इसको हाँ यस डिवाइडेड, ओ सॉरी यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4. सो अगर हम 2205 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, सो विल गेट द आंसर एज 5 4s means 5 4s are 20, 5 again 2 is remaining, 5 4s are 20, and over here 5 is remaining, 5 4 1s are 4 and 1 is remaining, so decimal point is there. Then 10, if you consider 10, then 4 2s are 8 and 2 is remaining, then again we'll consider 0, so 5 4s are 20. So we'll get the amount is 551.25. So the difference between these means CI, if you are calculating the CI, it is the amount is amount minus principal, which is again equal to 551.25 minus 500, will get 51.25. Is it clear? Yes, sir. Yes. Yeah. Thank you. So let's move to the next topic. Yeah. So time, speed, and distance. So basically, I have created one diagram over here. As you are able to see, it is Y diagram. In the हमने ऊपर यहाँ पर
डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस, एंड लेफ्ट साइड में स्पीड लिखा है एंड टाइम लिखा है. सो स्पीड इज इक्वल टू, एज वी नो, स्पीड इज इक्वल टू नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ पर आप ऐसे ये वाले टॉपिक में आप 3-4 टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. आइदर आपका जो डिस्टेंस है वो सेम दिया होगा, आइदर आपका जो टाइम है वो सेम दिया होगा, नहीं तो आपका स्पीड है वो सेम दिया होगा. दो कंडीशंस होती है यहाँ पर बेसिकली, कि मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो सेम हो सकता है, आपका टाइम सेम हो सकता है, नहीं तो स्पीड सेम हो सकता है. और एक केस है, दैट इज वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. फॉर एग्जाम्पल, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि जो टोटल डिस्टेंस है एंड टोटल टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ता है उससे पहले. सो फॉर एग्जांपल, अगर हम एवरेज स्पीड का मतलब एग्जांपल ले लें. फॉर एग्जांपल, आई एम ट्रैवलिंग टू अ विलेज दैट इज 100 किलोमीटर फार फ्रॉम मी राइट नाउ, एंड वो अगर मुझे ट्रैवल कर रहा है तो मैं फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ, राइट. सो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ तो मुझे 2 घंटे लग रहे हैं जाने के लिए, और आते समय मैं आ रहा हूँ 25 किलोमीटर पर आवर से. तो मुझे आते समय कितना टाइम मतलब टाइम लग जाएगा? 4 आवर्स, राइट. हाँ, लेकिन हम कैलकुलेट करते समय अभी क्या करेंगे कि नहीं, 25 है और 50 है, तो उसका एवरेज निकालेंगे 37.5, ऐसा आ जाएगा. ऐसा नहीं आता है वैसे आंसर. सो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वहां पर 200 किलोमीटर, एंड द टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 6 hours, राइट. तो उसी तरह हमें उसको कैलकुलेट करके हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है. नहीं तो आप अगर मतलब डायरेक्टली एवरेज स्पीड निकालने के लिए जाओगे, दोनों स्पीड का समेशन करके उसको डिवाइडेड बाय 2, तो वो वहां पर गलत आंसर हो सकता है. ओके, मतलब गलत आंसर हो सकता है वहां पर. सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. सो यहाँ पर एक लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. रमेश sees a thief at a distance of 80 meter. Ramesh start chasing the thief who is running at a speed of 5 meter per second. Ramesh is chasing him with a speed of 7 meter per second. How much distance does the thief covers before the Ramesh catches him? So यहाँ पर जो कंडीशन है वो बेसिकली क्या है, कि जो ये दिया है हमें, जो टाइम दिया है वो सेम है. मतलब रमेश है, जो हमें बेसिकली यहाँ पर मैंने बताया था कि जो कंडीशंस रहती है कि आइदर टाइम सेम होगा, नहीं तो डिस्टेंस सेम होगा, नहीं तो स्पीड सेम होगा. तो इस कंडीशन में क्या सेम है? टाइम सेम है. मतलब टाइम जो है कैच करने का और जो भागते हुए वो उनको कैच करने का टाइम सेम है. मतलब रमेश का टाइम भी सेम रहेगा और थीव का टाइम भी सेम रहेगा. सो लेट मी शेयर दी नोटपैड फॉर दिस. ओके, सो यहाँ पर जो टाइम है, फर्स्ट लेट टेक द स्पीड. रमेश SR is equal to 7 meter per second, and the speed of thief, that is ST, is equal to 5 meter per second. Okay, now the time for the Ramesh, that is TR, is equal to T of thief. As we know, the speed is equal to distance upon time. So time is equal to what? Time is equal to distance divided by speed. So distance for the Ramesh, first of all we consider the distance for the Ramesh. So distance, that distance is plus 80, as Ramesh need to cover 80 meter distance more than the thief. यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में दिया गया है, which is again divided by 7, and the distance is divided by 5 for the thief. Okay, so यहाँ से ये 5 यहाँ पर जाएगा तो क्या आएगा? 5D plus 8 into 5, that is 40, that is 400, and ये 7 इस साइड में जाएगा तो 7D आ जाएगा, राइट.
सो ये 5D उस साइड में जाएगा तो 400 इज इक्वल टू 7D माइनस 2D, that is 5D, which is equal to 2D. So D is equal to 200 meters. So the distance, how much distance does the thief covers before Ramesh catches him is the 200 meters. The answer is 200 meters. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes. Yeah. Okay, let's move to the next question. Yeah, the next concept is boat and stream. So basically, you can expect these questions in your CCAT exam. So we have to consider the speed of the boat in still water is x kilometer per hour and speed of stream is y kilometer per hour. यहाँ पर मतलब ऐसा होता है कि जो बोट है वो नदी में, और नदी का बहाव अलग होता है और बोट का जो स्पीड है वो अलग है. तो हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में जो बोट का स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर हमें कंसिडर करना है, एंड जो स्ट्रीम का होता है बहाव का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर ऐसे कंसिडर करना होता है. सो हमें पता होता है कि जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं, मतलब जहाँ पर फ्लो जा रहा है, जहाँ पर स्ट्रीम जा रही है, वहाँ पर अब अगर जाएंगे हम तो हमारा जो स्पीड रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा. वो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय वाई. उसके मतलब बोट का स्पीड भी रहेगा प्लस स्ट्रीम का स्पीड भी रहेगा. दैट इज व्हेनेवर वी हैव टू कंसिडर डाउनस्ट्रीम स्पीड विच इज नथिंग बट स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. और उसका ही अपोजिट है कि जब हम अपस्ट्रीम ट्रैवल करेंगे तो हमें बहाव को काट के जाना पड़ेगा, तो हमारा जो स्पीड है वो कम हो जाता है, बोट का स्पीड है वो कम ही हो जाता है. तो वो स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई. दैट इज जो स्टिल वाटर का मतलब स्टिल वाटर में जो बोट का स्पीड है वो कम हो जाएगा आपके स्ट्रीम के स्पीड से. लेट्स सी द एग्जांपल. ओके, यहाँ पर बोट नहीं दिया है. बेसिकली सिमरन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू स्विम अप टू स्विम डाउन the river and has a speed of 12 km per hour in still water. What is the river speed? तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या दिया है कि जो स्टिल वाटर में जो स्विमिंग का स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर दिया है, राइट. एंड हमें कैलकुलेट करना है उनका रिवर का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, दैट इज टाइम की कंडीशन है. क्या कंडीशन है, मैं let me share the notepad. Yeah, okay. Let's write down first x, that is the speed of swimming in still water. It is 12 kilometer per hour, and we have to calculate y, that is speed of stream राइट. सो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि जो टाइम है डाउन स्ट्रीम का मतलब अपस्ट्रीम का वो क्या है, डबल है. किससे डबल है, डाउन स्ट्रीम के टाइम से. मतलब हमें डाउन स्ट्रीम में जाने में जितना वक्त लगता है उससे डबल टाइम हमें लगता है अपस्ट्रीम जाने के लिए, एंड दैट कंडीशन इज गिवन ओवर हियर. सो व्हाट इज डाउन मतलब डाउन स्ट्रीम में जाने में के लिए हमें टाइम लगता है, उसका जो हमें फॉर्मूला पता है कि जो टाइम है, हाउ टू कैलकुलेट द टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस इज du divided by the speed su, and which is equal to 2 into d कंसिडर करते हैं बट और यहाँ पर sd. लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि जो डिस्टेंस है वो सेम है, राइट. अपस्ट्रीम भी उतना ही, मतलब अपस्ट्रीम उतना ही ट्रैवल करना है और डाउनस्ट्रीम उतना ही ट्रैवल करना है. सो वहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, राइट. सो वो एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से, du and du आर सेम. सो 1 अपॉन
SU is equal to 2 into, let's have bracket, that is SD. So what is upstream speed? As we have know, it is X plus Y. What is X? The speed of the Simran in still water, and downstream is equal to X minus Y, right? So ये अब इक्वेशन में डालते हैं. So we'll get 1 divided by X plus Y, which is equal to 2 into 1 divided by, again, X minus Y. Okay, so we'll calculate this, and ये x plus राइट साइड वाला x plus y और लेफ्ट साइड में जाएगा और यहाँ से राइट साइड में आएगा. तो what will we will get x, that is 2x just a second, 2x minus 2y is equal to we'll get x plus y, and again then we'll calculate, we'll get ये यहाँ पर just a second, 2x minus 2y, no, हाँ यहाँ पर हमें अगर we'll get 3x is equal to nothing but 3y is equal to, if you calculate this, we will get 3y is equal to directly 3y is equal to x, and we have given 3y is equal to 12, as x is given as 12 km/h, then y is equal to 4 km/h. So this is the answer, that B is the answer for this, that the reverse speed is 4 km/h. Okay, let's see the next example. Ajay takes 4 hours more while swimming upstream than downstream, and his speed in still water is 10 km/h. The speed of stream is 2 km/h, and what is the distance? Over here we have to calculate the distance, and हमें condition दी गई है कि जो अजय requires 4 hours more while swimming upstream than downstream, and we have to calculate the distance. Okay, let's check this example. Okay. Yeah, so basically we have given the upstream speed is equal to 4 plus downstream time, 4 hours ज़्यादा लग रहे हैं उसको, और हमें स्टिल वाटर में उसकी स्पीड दी गई, that is x 10 km/h, and we have given speed of stream, that is y is equal to 2 km/h. Now the upstream speed is equal to, we know, x minus y, which is equal to 8 km/h, and downstream, that is SD, is equal to x plus y, which is equal to 12 km/h. ये हमने calculate कर लिया. Now, as per the condition, we have to put the values in the equation. So this is the equation. Upstream, the time taken for the upstream is 4 hours more than the downstream. So here we will write it down for this condition. We'll write, that is the time is equal to distance upon speed. So over here distance is d, and that is du, that divided by the speed. Speed is for the upstream is 8, right?
8 is equal to 4 plus the downstream distance is dd divided by the speed, which is equal to 12. Now let's make the base same. यहाँ पर हमें एडिशन के लिए बेस सेम करना पड़ेगा एंड डी यू एंड डी डी आर सेम, मतलब उसको डी कंसिडर करते हैं एज द डिस्टेंस इज सेम, which is equal to 12 into 4 is 48 plus d whole divided by 12, right? Okay, so ये इसको एलिमिनेट करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं उसको 8 को एंड 12 को भी डिवाइड करते हैं 4 से, so we'll get d divided by 2 which is equal to 48 plus d and divided by, अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा. Now हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये जो 3 है राइट साइड में आ जाएगा. This 3 will move to the right side and this 2 will move to the left side. So 3d is equal to 2 into 48 plus 2d. So 3d is equal to 48 into 2 is 96 plus 2d and this 2d हम right side को move करेंगे, so we'll get d is equal to 96. So the answer is 96 kilometer for this question, and we have the option, it is 96 kilometers. Okay, is this clear? Okay, so अब हम next question के लिए move करते हैं. So problem on train. So जो हमें यहाँ पर questions, you can expect questions in problem on trains that over here the concept is relative speed. यहाँ पर relative speed का एक concept आ जाता है. So basically what is relative speed? Relative speed में हम देख सकते हैं कि for example एक condition दिया होता है कि जो दो ट्रेन होती है वो either moving in the same direction or in the opposite direction. जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑफ मींस फॉर एग्जांपल S1 is the speed of the train 1 and S2 is the speed of the train S2. So relative speed when the trains are moving in the same direction is equal to S1 minus S2, and the relative speed when the trains are moving in the opposite direction is equal to S1 plus S2. तो ये relative speed का आप concept ध्यान में रखो while calculating the means while solving the examples. यहाँ पर हम लेंथ ऑफ द ट्रेन L कंसिडर करेंगे, और जो यहाँ पर ऐसे मतलब हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में कि either you have to calculate the length of the train or time required to pass the pole or man or car. तो जो लेंथ ऑफ द पोल, मैन और कार ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे तो उसका हम लेंथ है वो 0 कंसिडर करेंगे while solving this kind of problems in train problems. Okay, so here is the question that a train passes a stationary pole in 8 seconds. The train also passes a 200-meter long bridge in 28 seconds. What is the length of the train and speed of the train? Okay, so basically यहाँ पर हमें ये कैलकुलेट करना है कि what is the length of the train and the speed of the train. So जो speed है अभी हमने पहले बताया था कि जो either the problem will be like that speed is same or time is means time is same or distance is same. यहाँ पर speed of the train is same while crossing the pole and while crossing the bridge also. So just let me move to the over here. Speed of the train is same while crossing the pole, which is equal to while crossing the bridge also. So what is speed? It is distance divided by time, right? So total distance to cross the pole, that is the length of the train, that is L, and the time required to cross the pole it is 8, which is equal to the total distance to cross the bridge,
ओवर हियर अब हमें ब्रिज का जो लेंथ है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, एंड हमारा जो ट्रेन का लेंथ है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा. दैट इज 200 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय 28. मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ. ओके, नाउ विल सॉल्व दिस. 28 को लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लेके जाते हैं. दैट इज 28L, एंड 8 को लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं. दैट इज 8 into 200, that is 1600 plus 8L. And again let's solve this. 8L को यहाँ पर लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो 28L minus 20L which is equal to 1600, and we'll get 20L is equal to 1600 and L is equal to 1600 divided by 20, which is nothing but L is equal to 8, means 80 meter. 80 meter is the answer for the length of the train. Again we have to calculate the speed of the train, right? So length of the train is 80 meter and it requires 8 seconds to cross the pole, और पोल का कोई लेंथ नहीं रहता है. So speed is equal to L divided by time, which is equal to, the length is 80 and the time given to cross the pole is 8. So the answer is 10 kilometer. Sorry. Yeah, 80 divided by 8, that is 10 meter per second. And if they have asked you to calculate the speed of the train in kilometer per hour, तब हमें क्या करना होता है? अगर मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आया है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से. We'll get that is 5 into 2. The 5 को हम 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 2 into 18 which is equal to 36 kilometer per hour. This is the answer for this question. मतलब अगर आपको ये बताया गया है कि मीटर पर सेकेंड अगर यूनिट है उसको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट इनटू 18/5. अगर हमें किलोमीटर पर आर में दिया है और मीटर पर सेकेंड में पूछा गया है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A train having length 150 meter passes a platform of 550 meter length. The time taken for it is 56 seconds. In how much time will this train take to pass the platform of 250 meter of length? तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो ट्रेन की लेंथ है वो दी गई है 150 मीटर्स, एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ भी हमें दी गई है 550 मीटर्स. एंड दूसरी कंडीशन में ये बताया गया है कि हमें टाइम कैलकुलेट करना है. दैट this train will are you not able to understand this? Hello? Yeah. So हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो दूसरा प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है 250 मीटर एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन इज it is 150 meter. So let's move to let's solve this. Okay. Length is equal to 150 meter and bridge, जो पहला प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म उसका है 550 meters एंड सेकेंड प्लेटफॉर्म है it is 250 meters. Okay, and time to pass the 550 meter length platform, it is 56. T is equal to 56 seconds, and we have to calculate the time to cross the second bridge, that is smaller bridge. Let's consider it as a smaller bridge and bigger one, TB and TD. So as we know, speed is equal to distance upon time, and from that we'll calculate the speed. Okay, the total distance covered it is for the first time it is 150 meter plus 550 meters
in how much time? 56 seconds, which is equal to, as we know the condition, that speed of the train is same in both the condition to cross the platforms. Okay, so now 550 plus 150 plus 550 divided by 56, and it is 150 plus the 250 is the second platform length, and we don't know the time over here. Let's consider that it is as TS. So let's solve this equation. 150 plus 550, it is 700 divided by 56, and 400 divided by TS, that is to cross the second yes, yeah. So we'll get 1 by 8, which is equal to 4 divided by T, and T is equal to 4 into 8, which is equal to 32 seconds. So time required to cross the second platform, it is 32 seconds. Let's move to the next question. Yeah. So the next topic is time and work. The most important topic in CCAT, you can say that. यहाँ पर हमें एक मतलब बात ध्यान में रखनी होती है कि इन्वर्ट, वो इन्वर्ट क्या होता है वो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 4 days, मीन्स मुझे 4 दिन लगते हैं काम करने के लिए. तो एक दिन में मैं कितना काम कर सकता हूँ? दैट एक दिन में मैं काम कितना कर सकता हूँ? दैट इज 1/T. दैट इज, अगर 4 दिन मुझे लग रहे हैं एक काम करने के लिए, तो एक दिन में मेरा कितना काम बनता है? 1/T, दैट इज 1/4, दैट इज 25%. तो एक दिन में मैं 25% काम करता हूँ. वैसे ही हमें मतलब यहाँ पर कंसिडर करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके लिए. A can do a work in 3 days, B can do the same work in 6 days, and C can do the same work in 7 days. If they work together, in how many days will they take to complete the work? Okay. तो यहाँ पर हमें बताया गया. Let's put the notepad. ठीक है. So यहाँ पर A can do the work in 3 days, right? So 3 days. Now how एक दिन में A कितना काम कर सकता है? So in 1 day A will do work, कितना आता है उसका? 1/3. This will be the A, and B same as B को कितना लगता है टाइम? It is 6 days to complete the work. So so work done by B in 1 day equal to how much? 1 divided by 6. Same, we'll calculate for the C. It is given as 7 days to complete the work. So work done by C in 1 day. 1 day is equal to 1/7. ये हमने मतलब एक दिन में A कितना काम कर सकता है, B कितना काम कर सकता है, वो C कितना काम कर सकता है. एज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि वो तीनों लोग अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो सकता है. सो इनका एडिशन ही करना पड़ेगा. जो एक दिन का जो काम कर रहे हैं उनका एडिशन करना पड़ेगा. दैट इज A प्लस B प्लस C. तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट मतलब ये आ जाएगा 1 divided by 3 प्लस 1 divided by 6 प्लस 1 divided by 7. तो इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा. बेस हमें इसका सेम करना पड़ेगा, राइट? सो 42 is the LCM for this. As we know, 7 into 6 is 42, and 42 again we can divide by 3. So it is like 3, so 1, and then again 4. So 14 plus 6, 7 and 6.
अगर इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं बताता हूँ इसको, किसी को कंफ्यूजन रहेगा तो बताओ। तो 14 प्लस 7 प्लस 6, हाउ मच इट इज? 14 plus 6, it is 20, and 7, that is 27 divided by 42. This is work done by 3 of A plus B plus C in work done by A, B and C together in one day. So ये एक दिन का वर्क है, ये तीन लोग कर सकते हैं, दैट इज सो मतलब उनको काम कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगेगा, दैट वी हैव टू इन्वर्ट दिस, जस्ट वी नीड टू इन्वर्ट दिस, दैट इज 42 डिवाइडेड बाय 27. These many days they required to complete the work. अगर हम 42 को 27 से मतलब डिवाइड करेंगे तो विल अगेन डिवाइड बाय 3, दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 9. इतना उनको काम लगेगा, मतलब अगर आप उससे भी ज़्यादा मतलब ये करोगे तो 9 1s are 9, and again we have 5 9 5s, now 45, that is 1.5 और समथिंग डेज लग जाएंगे उनको, अगर तीनों लोग काम कर रहे हैं तो. डेफिनेटली यहाँ पर एक सोचने की बात होती है कि अगर हम तीन मतलब एक बंदे को 3 दिन लग रहे, दूसरे बंदे को 6 दिन लग रहे, और तीसरे बंदे को 7 दिन लग रहे, तो डेफिनेटली जो टाइम है अगर वो तीनों काम करेंगे तो डेफिनेटली वो कम आएगा, राइट? सो द आंसर इज 14 डिवाइडेड बाय 9 days और 1.5 समथिंग डेज. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. P and Q do a work in 12 days, and Q and R can do the same work in 16 days. R and P can do it in 24 days. Find the time in which P, Q, R can finish the work together. तो यहाँ पर मतलब दो लोग साथ में काम कर रहे हैं और उनको काम करने मतलब काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है वो दिया है कंडीशन में. तो आप कंफ्यूज मत होना, सेम स्ट्रेटेजी रहेगी इसको भी सॉल्व करने के लिए. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. What is given? P plus Q. To complete the time, to complete the work, it is 12. So in one day work of P plus Q is 1/12, and Q plus R required to complete the work, it is 16. So one day work of Q plus R, it is 1/16, and R plus P required 24 days. So one day work of R plus P इक्वल टू 1/24. सो ये यूनिट वर्क हमने निकाल दिया कि वन डे में ये कितने काम कर सकते हैं. सो हम अगर इसका एडिशन करेंगे, सो व्हाट विल वी गेट? 2P plus 2Q and 2R. यहाँ पर दो R मतलब R है दो, मतलब एक इक्वेशन में हम देख सकते हैं दैट इट इज 2P plus 2Q plus 2R, which is equal to, we have to calculate this 1 divided by 12 plus 1 divided by 16 plus 1 divided by 24. तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 into bracket P plus Q plus R, which is equal to, अगर यहाँ पर हमें बेस इनका भी ये करना पड़ेगा, राइट? वी हैव टू बेस इज इनका फॉर द सबमिशन फॉर द एडिशन वी हैव टू मेक द बेस एज सेम. सो व्हाट इज द LCM फॉर दिस? एनीवन? 240, sir. No, 48 only, right? 48.
because 12 into 4 is 48, 24 into 2 is 48, 16 into 3 is 48. So 4 plus 3 plus 2 divided by 48, right? समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, yes. Yeah, okay. So 2 into P, 2 into P plus Q plus R. That is, अगर इसका हम समेशन करेंगे तो 5 and 9, 9 divided by 48 and P plus Q plus R which is equal to ये 2 है वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा. That is 9 divided by 48 into 2 which is equal to, अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे दैट विल, ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देन विल गेट दैट 3 into 3 divided by 16 into 2. दैट इज, अगर हम मतलब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा into 2, which is again 3 divided by 32. So ये 3 divided by 32 क्या है कि एक दिन में ये P plus Q plus R can do this work in one day together. So the total मतलब टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए उनको क्या कितने दिन लगेंगे, दैट इज द इन्वर्जन ऑफ दिस. सो टोटल डेज रिक्वायर्ड to complete the work is inversion of 3 by 32, that is 32 by 3 days. So this is the answer for this question. Is it clear? Yes, sir. Yeah, okay. So let's move to the next question. It is on pipe and cisterns. So basically ये पिछले वाला जो कंसेप्ट है वर्क का, वो यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं. So let's see the example. A tank is filled in 5 hours by 3 pipes A, B and C. The pipe C is twice as fast as B and B is twice fast as A. How much time will pipe A alone to fill the tank? Okay. तो यहाँ पर हमें क्या कंसिडर करना है कि मतलब हम कंसिडर करते हैं कि x hours will required for pipe A to fill up the tank. ठीक है, let's see the example. इसको मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ. नेक्स्ट, या ओके. सो यहाँ पर हमें क्या दिया गया कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कंसिडर दैट pipe A alone required x hours to fill the tank, right? Now B के लिए क्या होता है कि B will need half of the time. यहाँ पर कंडीशन दी गई कि B is twice fast as A. So B को कितना टाइम लगेगा? A का आधा टाइम लगेगा. So for B to fill up the tank equal to how much? अगर x hours लग रहे हैं इसको A के लिए, तो then उसको लगेगा x divided by 2, right? So A का जो सिंगल आर का मतलब अगर हम वर्क कंसिडर करेंगे, पाइप ए का सिंगल आर का वर्क कंसिडर करेंगे विच इज इक्वल टू 1 by x, राइट? एंड बी का सिंगल आर का अगर हम वर्क कंसिडर करेंगे विच इज 2 by x. सेम फॉर द सी. सी की कंडीशन क्या दी गई है कि वो बी से भी मतलब बी से ट्वाइस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू फिल अप द टैंक इट इज अगेन
x बाय 2 b के है तो x बाय 4 आ जाएगा b के लिए, c के लिए, राइट. सो यूनिट वर्क फॉर द c इट इज 4 divided by x. That c can do 4 divided by x work in 1 hour. Okay. Now, as we know, as per the given condition, a b c को 5 hours लगते हैं, राइट. सो मतलब 5 hours लगते हैं, तो मतलब एक आवर में कितना फिलअप हो जाएगा टैंक? 1/5. नाउ ये हमने यूनिट वर्क का कैलकुलेट किया है फॉर ईच एंड एवरी पाइप. सो विल ऐड दैट यूनिट वर्क 1/x फॉर a plus 2/x for b and 4/x for c, which is equal to how much? 1/5, right? So 1 plus 2 plus 4, अगर यहाँ पर बेस सेम है x, so 7 divided by x equal to 1 divided by 5. अगर हम x को उस साइड में लेके जाएंगे then we'll get what? 7 into 5, which is equal to x. So x is equal to how much? 35 hours. मतलब पाइप ए को अगर वो अकेला काम कर रहा है तो उसको 35 hours लगेंगे टू फिल अप द टैंक. Is this clear? Okay, let's move to the next question. Just a second. Okay, so the last question is, pipe P can fill a tank in 38 hours. Pipe Q alone can fill it in 19 hours. Pipe R can empty the full tank in 133 hours. If all the pipes are open together, how much time will be needed to make the tank full? You can also solve this question simultaneously along with me. Let me copy the question. I have not to copy the question. Just a second. Okay, so over here what they have given, pipe P can fill a tank in 38 hours. P requires 38 hours to fill up the tank. So unit work for the P, it is 1/38. Then pipe Q alone can fill it in 19 hours. Q requires 19 hours. So unit work by Q, it is 1/19. And for the R, actually it is R can empty the tank. So we have to consider it is as a negative work. Requires 133 hours to empty the tank. So unit work by R, it is 1/133, right? So R यहाँ पर हमें negative consider करना पड़ेगा क्योंकि वो empty कर रहा है. And now they have given that if all the pipes are open together, how much time will be needed to make the tank empty, right? So the total work done by all the pipes in unit time or in 1 hour, we can say that is equal to 1/38 plus 1/19 plus that we have to consider it here as a minus 1/133, which is equal to nothing but
अगर हम मतलब हाँ यहाँ पर 19 मैं अभी यहाँ पर एक इक्वेशन डालता हूँ, दैट इज 2 इंटू 19 जस्ट सेकेंड 1 डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 19, जो पहला इक्वेशन है उसको मैंने ऐसे इसको ये स्प्लिट किया है ताकि हमें आसानी हो जाए, एंड 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 133. नाउ बेस इज नॉट सेम, अगर हम उसको बेस को ये करना पड़ेगा, दैट इज 133. We can divide 133 by 19, right? सर Yes. सर वो आपने जो इक्वेशन बनाया उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं फिर से? ये वाला इक्वेशन, ये आफ्टर इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 19. 38 को अगर हम मतलब ये करेंगे, 38 को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो 19 इंटू 2 दैट इज 38. 19 इंटू 2 इट इज 38. हाँ, समझ में आया? मतलब मुझे बेस सेम करना है ताकि आपको मतलब समझ में आए कि बेस सेम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें वो यहाँ पर एडिशन करनी है, राइट? ओके. और 133 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 7 आता है. मतलब बाकी जगह पर हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर? ओके सर, थैंक यू. हाँ, तो पहले इक्वेशन में हमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 डिवाइडेड बाय, अगेन हियर ब्रैकेट यहाँ पर मैं पहला ब्रैकेट कंसिडर नहीं करूंगा. 7 डिवाइडेड बाय अगेन 2 इंटू 133. यहाँ पर 133 आ जाएगा क्योंकि हमें 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया है, राइट? प्लस 7 डिवाइडेड बाय 133 and minus 1 divided by 133. So 7 divided by 2 it is 3.5. So again 3.5 divided by 133 plus 7 divided by 133 minus 1 divided by 133. अभी यहाँ पर बेस है वो सभी मतलब बेस है वो सेम हो जाएगा, सेम हो गया. So now 7 minus 1 means 3.5. मैं ये इसमें लिखता हूँ 3.5 plus 7 minus 1 divided by 133, which is nothing but 7 minus 1 it is 6. 6 plus 3.5 it is how much? 9.5 divided by 133. Now again 9.5 क्या है? 9.5 is nothing but it is मतलब 19 का हाफ है, राइट? यस. 19 का हाफ है, तो हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर सकते हैं? 9.5 डिवाइडेड बाय मीन्स फॉर एग्जांपल 9.5 अगर यहाँ से हमें उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, राइट? सो 9.5 divided by 266. यस, 9.5 डिवाइडेड बाय 266. हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, 2666 नहीं है सर. मतलब 9.5 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 133 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि मतलब वो मैं बताता हूँ अभी क्या आएगा यहाँ पर. 19 डिवाइडेड बाय 133 इंटू 2 आ जाएगा, विच इज अगेन यहाँ पर 7 मतलब हाँ सॉरी तो ये आ जाएगा हमारा जो इक्वेशन है वो 1/14, विच इज अगेन इक्वल टू 1/14 आ जाएगा. तो यूनिट मतलब यूनिट वर्क आ जाएगा 14 आवर्स. सो इट अगर इसका हम इन्वर्जन करेंगे तो 14 आवर्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, so this is the last question from my side. Thank you everyone. And thank you all of you. You can follow us on CDAC Mumbai YouTube channel. We have other platforms also, CDAC Mumbai Instagram, CDAC Mumbai Training and Placement, LinkedIn. Thank you everyone.